नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल के जो आपकी एग्ज़ाम चल रही हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो है बीएससी सेकेंड ईयर और केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 100% गारंटी है इस वीडियो को अगर देख लेंगे अच्छे ढंग से और इन क्वेश्चन को अगर कर लोगे तो आप 26 नंबर का आपका पेपर होगा। मैं बता दूं 26 नंबर का ये पेपर होगा और 26 नंबर में से आपको पास होने के लिए ओनली 11 नंबर की आवश्यकता होगी। अगर आप ये 11 नंबर ले आए तो आप पास हो जाओगे और या 26 में से 26 नंबर भी ले आ सकते हो। तो यूनिट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दी गई है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट है और यूनिट फर्स्ट उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगी आपको, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, हेस का ऊष्मा मतलब स्थिर ऊष्मा का हेस का नियम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद कर लेना। ये एग्ज़ाम में आ सकता है और 2021 में भी आया हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया है। तो अच्छे ढंग से पढ़ लेना। ये इसके अथवा ये पूछ सके हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम या हेस का ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोलते हैं इसको। तो एक बार पढ़ लेना अच्छे ढंग से, बिल्कुल सिंपल है, तो अच्छे ढंग से याद भी कर लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने यूनिट फर्स्ट में बता दिया है कि स्थिर दाब पर होने वाले प्रक्रम के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। ये हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्लास 11 तक की है, आपने पढ़ी हो अगर तो, थर्मो केमिस्ट्री का है ये। तो एक बार सिद्ध कर लेना अच्छे ढंग से, तो ये एग्ज़ाम में आ सकती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को उत्पन्न करना है, उसके उपयोग बताना है, तो अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को भी कर लेना। यूनिट फर्स्ट की है ये और इसमें सभी, और ये यूनिट सेकेंड का है। तो यूनिट सेकेंड का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जल तंत्र का पूर्ण नामांकित चित्र बनाना है या जल तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाना है या त्रिक बिंदु। इसकी परिभाषा अगर कहीं मिले तो अच्छे ढंग से याद कर ले। त्रिक बिंदु किसे कहते हैं, 2021 में आया हुआ था, मैं बता दूँ। प्रावस्था नियम क्या है, जल तंत्र के लिए प्रावस्था आरेख ज्ञात करना है, तो अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को याद कर ले आप। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक कर दे और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर दे, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। ये प्रावस्था का नियम होता है, अच्छे ढंग से याद भी कर लेना अगर कहीं पूछे तो। प्रावस्था का नियम क्या होता है कि P+F = C+2। इसकी मैं परिभाषा बता दूंगा अभी। इसके बाद ये रहा आपका सल्फर तंत्र का बताना है। एक काम करना, ये जितने अगर कोई आउट क्वेश्चन आ जाए अगर जैसे कि तंत्र वाला, तो जैसे ये देख लेना ये कौन सा तंत्र है। तो अगर ये ठोस होगा तो इसका पूरा पूरा ऐसा कैसा ये लिख देना, क्योंकि वो कवई होगा। वो जल तंत्र है, जैसे कि जल तंत्र में बर्फ होता है, फिर उसमें मतलब ठोस होती हैं, द्रव होती हैं, गैस होती हैं, तीनों प्रकार के होते हैं। वाष्प, जल वाष्प बोलते हैं उसको, वेफर, और आपका H2O होता है। तो इन सभी का लिख देना मिलाकर। तो अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को भी कर ले, सल्फर तंत्र का। इस क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ लेंगे। आपको सिर्फ विधि याद होनी चाहिए, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, प्रावस्था क्या है, घटक किसे कहते हैं और स्वतंत्रता की कोटि। यह प्रावस्था नियम क्या है, मैंने बताया कि P+F = C+2 होता है, प्रावस्था का नियम बोलते हैं। और प्रावस्था की संख्या, घटकों का उदाहरण सहित परिभाषा बताना है। और गिब्स का ये देख लेना आप, तो एक बार देख लेना इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और मैं टेलीग्राम पे एक लिंक सेंड करूँगा, तो उस लिंक को अच्छे ढंग से, मतलब एक वीडियो है तो अच्छे ढंग से उस वीडियो को ज़रूर आप देख लेना। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर आप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी। इसके बाद ये दो घटक तंत्र, ये दो घटक तंत्र के लिए है उदाहरण। तो इसका होगा लेड सल्फर तंत्र और शीशे के विरेंज। ये 2021 में आया था, इसलिए मैंने बताया है 2021 का क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट भी है ये। तो अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को भी करें आप। 2021 में क्या आया था आपका, शीशे का विरजितीकरण का बताना है, या लेड सिल्वर तंत्र भी बोलते हैं इसको। तो उसका आधा इसमें आधा इसमें, मतलब मिला मिला कर लिख लेना, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, बस लिख देना, जो हो थोड़ा सा लिख देना। अगर कुछ होगा तो मुझे आप संपर्क ज़रूर कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कुछ करने की।
इसके बाद है जिंक मैग्नीशियम तंत्र का प्रावस्था आरेख बताना है। ये सभी जिंक मैग्नीशियम, ये सिल्वर, जैसे कि एक होगा वो बेरिलियम कैडमियम, ये इस टाइप के होते हैं वो तंत्र। तो एक बार पढ़ लेना कौन सा भी, तो इधर का उधर लिखोगे तो चलेगा उधर, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से इनको और याद भी कर लेना कौन से। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, प्रावस्था स्वतंत्रता कोटि या प्रावस्था का नियम भी बोलते हैं इसको, अच्छे ढंग से याद कर लेना इस सूत्र को। ये सूत्र लगाना ज़रूरी इंपॉर्टेंट यही है इसमें। ये इतना सा क्वेश्चन है छोटा सा ही। इसके बाद ये 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया, एक बार पढ़ लेना। प्रावस्था नियम क्या है ये मैंने बता दिया है। और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और H2O तंत्र के लिए प्रावस्था। अब NaCl क्या होता है, एक ठोस होता है, और H2O क्या होता है, मतलब जल, मतलब वाष्प होती है, मतलब ये जल तंत्र है। मतलब जल तंत्र और सल्फर तंत्र, मतलब दोनों का तंत्र का मिश्रण है, और दोनों का इसमें अगर आप लिख दोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, इस टाइप का है। तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, हिम मिश्रण की परिभाषा बताना है, तो एक बार पढ़ लेना हिम मिश्रण की परिभाषा। फ्रीजिंग मिश्रण भी बोलते हैं इसको। ये इसके उदाहरण है, देखो इसके उदाहरण ये सब। इसके बाद ये फिनोल जल तंत्र, इसको समिले तापन भी बोलते हैं, और निकोटिन जल तंत्र। ये एक बार पढ़ लेना अच्छे ढंग से इन क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी है ये, समझ के करोगे। और ये 2021 में आया हुआ था, इसलिए मैंने बता दिया 2021 का क्वेश्चन है ये। राउल्ट का नियम बताना है आपको, आदर्श गैस के लिए राउल्ट का नियम बताइए। तो राउल्ट का नियम आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, तो राउल्ट का नियम लिख सकते हो आप। इसके बाद क्लास 12th का एक और क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये लघुत्री में आ सकता है। हेनरी के नियम को परिभाषित करना है, उसका उदाहरण सही समझाना है, अच्छे ढंग से याद कर लेना है। इसके बाद ये 2021 का क्वेश्चन है, दोनों स्थिरक्वाती मिश्रण, क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 2 है विलयन। इसके बाद भावाश्वनिधि क्लास 11th की है, इसके उपयोग भी बताना है, तो एक बार पढ़ लेना इन दोनों को, आंसर है इसके। सिर्फ आपको क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है बस वहाँ पर। इसके बाद ये नन्नष्ट का वितरण नियम क्या है इसका बताना है, और ये 2021 का क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर ली। ये शायद तक बेरिलियम है, बेरिलियम कैडमियम तंत्र का बताना है अच्छे ढंग से, तो एक बार पढ़ लेना इसको। इसके बाद आपके अगली यूनिट का है विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट, मतलब दीर्घ उत्तरी में पूछ सकते हैं या लघु उत्तरी में भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को आपके, तो अच्छे ढंग से पढ़ लेना। क्लास 12th का ही है, ये भी चैप्टर नंबर 3 का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। तो तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता, मतलब इन दोनों की परिभाषा, इनमें से एक याद करोगे ना तो तीनों याद होगी, इतना सरल है ये। इसके बाद ये सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक को XL/A बोलते हैं इसको। ये लंबाई हो जाएगी और ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये परिभाषा हो गई इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई के अनुपात को, मतलब उसकी दूरी के अनुपात को क्या बोलते हैं आप, सेल स्थिरांक बोलते हैं। ये इजी होगी, और सेंटीमीटर इनवर्स हो गई इसका, बिल्कुल इजी है, पढ़ लेना इसको अच्छे ढंग से। इसके बाद ऑस्ट्रेलवाद के तनुता का नियम बताना है, तो ऑस्ट्रेलवाद के तनुता का नियम सबसे इम्पोर्टेंट है, 2021 का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इसके बाद ये क्लास 12th का है, इसलिए मैंने बता दिया कोलराश का नियम, और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। कोलराश का नियम बताना है, इसके अनुप्रयोग, मतलब दो अनुप्रयोग याद करने हैं, तो अच्छे ढंग से दो अनुप्रयोग याद कर लेना। और इसका एक और इसमें कौन सा परिभाषा बतानी है इसमें दी नहीं हुई है, तो एक बार पढ़ लेना उसको, कौन सा है, विलेयता गुणांक या कौन सी परिभाषा है उसको अगर मिले तो कर लेना है। इसके बाद ये डिबार्ग हुक्केल सिद्धांत, डिबार्ड हुक्केल ऑन सागर समीकरण, तो एक बार पढ़ लेना इनको, और ये क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ ये सिद्धांत बताना था मेरे, तो एक बार पढ़ लेना इनको। इसके बाद अभिगमनांक क्या होता है, तो अभिगमनांक की परिभाषा अच्छे ढंग से याद कर ले, उसके निर्धारण का आपका मन हो तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, 95% चांस है इस क्वेश्चन के आने की। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दे, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे।
इसके बाद इलेक्ट्रो विभव का ननस्ट सिद्धांत। देखो आपकी यूनिट बहुत दे रखी है, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब आपको 2 या 3 मतलब यूनिट को यूनिट वाइज में मतलब 2 या 3 में यूनिट में डाला हुआ है, इसलिए थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप अच्छे ढंग से 2 या 3 दिन है आपके पास, तो अच्छे ढंग से कर ले आप। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके महत्व को। क्लास 12th का ही है ये क्वेश्चन भी। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी दोनों एक ही होते हैं, तो अच्छे ढंग से कर लेना और रट लेना इस क्वेश्चन को। तो आप इसके बाद ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये क्लास 12th में 2021 में भी आया था, तो अच्छे ढंग से कर लेना इन क्वेश्चन को। विलेयता गुणांक आपकी अगली यूनिट है, विलेयता गुणनफल और सक्रियता गुणांक की आप परिभाषा बताना है, तो अच्छे से कर ले आप। ये 2021 का शायद तक 2021 का क्वेश्चन है ये। और बफर विलयन इसकी क्रियाविधि, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बफर विलयन और इसकी क्रियाविधि बताना है। ये अगली यूनिट का है, इसलिए मैंने बता दिया, अच्छे से पढ़ लेना इसको। ये परिभाषा इसकी बफर विलयन, क्लास 11th का है ये बफर विलयन का। ये इक्विलिब्रियम में अगर मिलेगा चैप्टर, इक्विलिब्रियम है, कौन सा चैप्टर है उसमें मिल जाएगा आपको ये। तो ये क्रियाविधि कर लेना, 2 क्रियाविधि होती हैं इसकी। इसके बाद ये क्लास आपके मतलब 2021 में आए हुए थे, इसलिए पढ़ लेना एक बार। द्रव द्रव संधि विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लास 12th का है। और सेल अभिक्रिया, तो ये पढ़ लेना एक बार, मैंने बताई नहीं है कहीं ये। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी, अधिशोषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, या अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताना है। इस यूनिट में आप 3 या 4 क्वेश्चन मतलब 2 क्वेश्चन कर लोगे, तो आपके मतलब लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी दोनों में क्वेश्चन बैठ जाएंगे इससे। अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण की क्रियाविधि। अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो दोनों का अच्छे ढंग से अंतर याद कर लेना, और अगर पूछे अगर परिभाषा, तो उसको अंतर को उधर लिख देना, तो पढ़ लेना। इसमें दोनों दे रखा है, ये अंतर दे रखा है, इसका बी वाला आंसर है इसका ये, तो पढ़ लेना। इसके बाद ये अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण 2 होते हैं। इसके बाद अधिशोषण समतापी वृक्क को 2 भागों में बांटा गया है, फ्रेंडलिक समतापी वृक्क और लैंगबोर्ड समतापी। तो फ्रेंडलिक का ये रहा, तो अच्छे से कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब एग्जाम में समझ लेना कि 90% चांस है इस क्वेश्चन की। इन दोनों में से कौन सा भी एक आ जाएगा आपके एग्जाम में, फ्रेंडलिक और लैंगबोर्ड में से कौन सा भी एक आ जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंडलिक है इसमें। इसके बाद ये आपका इसका ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ग्राफ बनाओगे तो नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि ग्राफ ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अब ग्राफ समझा देता अगर आपको होता। इसके बाद लैंगबोर्ड समतापी वृक्क पढ़ लेना अच्छे ढंग से। और इसके बाद आपका किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो 3-4 कारक है, तो पढ़ लेना अच्छे ढंग से आप इसको। गैस की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, इनको पढ़ लेना एक बार, तो लिख देना आप। तो ये आता तो नहीं पर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक के बारे में जितना हो सके पढ़ लेना। उत्प्रेरक के बारे में आ सकता है आपका, विषमांगी उत्प्रेरक किसे, विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर कहीं मिले तो कर ले अच्छे ढंग से। विषमांगी उत्प्रेरण, वो उत्प्रेरण को समझाते हुए इसका वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण और उदाहरण दोनों अच्छे ढंग से कर लेना। इसके उपयोग भी कर लेना, मैंने बताए हुए हैं, असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है और आपके एग्जाम में आ सकता है ये। तो इन क्वेश्चन को पाँचों के पाँचों यूनिट बता दिए मैंने। और यूनिट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, या आपको मुझे कमेंट कर दे आप, तो मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फ्रेंड को ज़रूर आप शेयर करें, और आपके पास जो भी ग्रुप हो उनमें ज़रूर आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।